हेलो बच्चों। तो टोकन टोकन सब करे, टोकन जाने ना कोई, जो टोकन समझ जाए उसी का सिलेक्शन होए। ठीक है, तो इसी सेंटेंस के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं जो कि फुल्ली फोकस्ड है टोकन्स पे। इसके पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए। इमेजिन कीजिए आप एक ठेला लगाते हैं। आप क्या लगाते हैं? एक ठेला, खाने का ठेला लगाते हैं जिसमें आप जनरल फास्ट फूड बेचते हैं। कॉमन फास्ट फूड क्या है? मतलब जो एक आम इंसान खाता है, हो सकता है मैगी होता हो, मैगी सब लोग खाते हैं, तो आप मैगी रखेंगे बना के। अंडे, अंडे रखेंगे, अंडे सब लोग खाते हैं। उसके बाद आप चॉकलेट रख सकते हैं, चॉकलेट भी सब लोग खाते हैं। आप आइसक्रीम रख सकते हैं, आइसक्रीम सब लोग खाते हैं। आप चाय रख सकते हैं, चाय भी सब लोग खाते हैं। कहने का तात्पर्य कि आप कॉमन चीजें को रेडी करके रखेंगे। हो सकता है कि आप सुबह उठते ही 10 प्लेट मैगी बना देते हो, क्योंकि कॉमनली लोग आके मैगी मांगेंगे। हो सकता है आप सुबह उठते ही 100 अंडे बॉईल कर देते हो, क्योंकि कॉमनली आके अंडे मांगेंगे। आप हो सकता है 3 कप चाय चढ़ा देते हो किसी के आने से पहले ही, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई हो। अब कोई आदमी आता है और कोई इस इंसान को बोलता है कि भाई एक काम करो, हमको चॉकलेट अंडा मैगी बना के दो। क्या दो? चॉकलेट अंडा मैगी बना के दो। अब एक बात बताइए, चॉकलेट अंडा मैगी ये कोई कॉमन डिश तो है नहीं। ये तो कोई पगला ही खा सकता है, कोई एकदम पगलेट जो हो जाएगा, जो फूड ब्लॉगर करता है, या तो एकदम जानवर टाइप का आदमी होगा वही खाएगा इसको। तो आप बताइए कि कोई भी ठेला वाला सुबह जब उठेगा 5 बजे, तो क्या उसके दिमाग में कभी भी थॉट आएगा कि हम ना चॉकलेट अंडा मैगी बना के रख लेते हैं, मांगेंगे? नहीं, उसको मालूम है कि ये कोई नहीं मांगेगा, ये कोई आएगा पगलेट वही मांगेगा। तो आप अगर मांगेंगे ना उससे कि भाई एक चॉकलेट अंडा मैगी दो, तो वो बना के दे देगा आपसे। मतलब वो क्या करेगा, मैगी चढ़ाएगा, उस पर एक अंडा डाल देगा, ऊपर से उसमें चॉकलेट गर्म करके डाल देगा, बोलेगा कि ले भाई ठूस। टोकन का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, टोकन का मतलब ही होता है कॉमन रीयूजेबल वर्ड्स। टोकन का मतलब होता है कॉमन रीयूजेबल वर्ड्स। पूरा कॉन्सेप्ट टोकन का इसी कहानी पे आधारित है। चलिए आगे आपको हम समझाते हैं बहुत डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं, इससे पहले कि हम लोग समझते हैं कि टोकन होता क्या है, क्या उसमें साइंटिफिक टूल होता है, बात करते हैं कि टोकन आया कैसे। भाई क्या जरूरत पड़ा, मतलब क्या है ये टोकन, क्यों बनाया गया टोकन? बिना बात का तो कुछ बनाया नहीं जाता है दुनिया में। तो देखो, कोई भी एलएलएम ना, कोई भी एलएलएम, आप अब कोई भी एलएलएम है तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही ना। जितना भी लोग बोले कि रियल ह्यूमन है और ये है वो है, अंत में क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है ना भाई। हाँ, अब कंप्यूटर प्रोग्राम को ना लैंग्वेज और एलएलएम का फुल फॉर्म, अच्छा एलएलएम का फुल फॉर्म जो लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो टॉप ऑफ क्लास नहीं है, इनका मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इनका यही मतलब होता है कि आप आम बोलचाल की भाषा में इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब नाम तो पड़ गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब आप चैट जीपीटी से इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, चैट जीपीटी से हिंदी में बात कर सकते हैं, भोजपुरी में भी बात कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड चैट जीपीटी है तो कहीं पे कंप्यूटर प्रोग्राम, कहीं पे चल रहा है। अब कंप्यूटर को ना ना इंग्लिश समझ में आता है, ना हिंदी समझ में आता है, ना भोजपुरी समझ में आता है। उसको बस 0 या 1 समझ में आता है, या तो आमतौर पर अगर बोले ना, उसको नंबर समझ में आता है। बस किसी भी कंप्यूटर को केवल नंबर समझ में आता है, नंबर के अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता है। नंबर भी नहीं आता है, नंबर को भी वो एट द एंड 0 1 बनाता है, लेकिन चलिए तो मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ नंबर समझ में आता है। इसका क्या मतलब है ना, कि अगर आप चैट जीपीटी को बोलते हैं हेलो, क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो को एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि कुछ करके हेलो को किसी ना किसी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चैट जीपीटी उस नंबर को एज एन इनपुट लेगा, उस इनपुट से वो एक आउटपुट नंबर जनरेट करेगा। जनरेट भी नंबर ही करेगा, जनरेट भी हिंदी नहीं कर सकता है। उस आउटपुट नंबर को वापस आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि आप उसको नेचुरल लैंग्वेज में बोले हेलो। हेलो एक नंबर में कन्वर्ट हुआ किसी प्रोसेस से, किसी भी नंबर, कोई भी एल्गोरिदम हो सकता है। उस नंबर पे चैट जीपीटी रन हुआ, चैट जीपीटी भी एक आउटपुट में एक आपको नंबर ही देगा। वापस उस नंबर को जिस भी लैंग्वेज में आप वो क्वेश्चन पूछे हैं ना, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। हो सकता है कि आपका हेलो क्या बन जाए? हे देयर। हे देयर, आपका हेलो हे देयर बन जाए। कुछ भी, मतलब आपके लैंग्वेज को नंबर, नंबर पे चैट जीपीटी रन होगा, चैट जीपीटी नंबर प्रोड्यूस करेगा, नंबर वापस आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस करना जरूरी था। अब बात आई कि नेचुरल लैंग्वेज को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। तो पहले लोग सोचे कि ठीक है, अगर कोई लिखता है हेलो, लेटर वाइज कन्वर्ट कर लेते हैं। लेटर वाइज कहने का क्या मतलब हुआ कि एच को ना कंप्यूटर में आप किसी नंबर में लिख सकते हैं। एस्की कोड जानते हैं ना, जो लोग डीएसए पढ़े उनको एस्की कोड पता होगा। कैपिटल ए का एस्की कोड होता है 65, और कैपिटल जेड का एस्की कोड होता है 90। उसी तरीके से
स्मॉल ए का ASCII कोड होता है 197, सॉरी स्मॉल ए का ASCII कोड होता है 97 और स्मॉल z का ASCII कोड होता है 122। मतलब कि b का ASCII कोड क्या होगा 66, y का ASCII कोड क्या होगा 89, उसी तरीके से स्मॉल b का क्या होगा 98, स्मॉल y का क्या होगा 121। तो कोई बोला कि ठीक है ऐसे करके कर लो, मतलब हर एक लेटर को उसके उसके नंबर में कन्वर्ट कर लो। हो सकता है एच का आप काउंटिंग करके देख लीजिएगा, मान लेते हैं कि एच का हो जाए 75, ई का कुछ हो जाए मान लीजिए 102, एल का हो जाए मान लीजिए 119, इस एल का भी 119, इस एल का LMNOP मतलब 122, कुछ भी मान लीजिए, जस्ट फॉर हम ऐसे काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। कोई बोला कि ठीक है भाई लेटर बाय लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर दो और पूरे हेलो को करने के लिए इसका कोई कॉम्बिनेशन बना लो या इसी नंबर को दे दो, मतलब ऐसा कोई नंबर जोड़ के दे 75 102 119 119 122 ऐसा कुछ करके नंबर चैट जीपीटी को दे दो। अब लोग बोले कि ठीक है ये तो है सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत इसमें कोई एल्गोरिदम आपको सोचने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब आपका इनपुट हद से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि सिर्फ एक हेलो को कन्वर्ट करने के लिए आपको इतना बड़ा नंबर बनाना पड़ रहा है। इतना बड़ा नंबर अगर नहीं भी बनाएंगे तो आप इस पे मान लीजिए कोई हैशिंग मेथड लगाएंगे। हैशिंग का क्या मतलब होता है ना कि इन 5 नंबर को बना के एक न्यू नंबर बनाओ, उसके लिए कुछ भी यूज करो। मान लो सबसे सिंपल क्या, इनको जोड़ दो, सबसे सिंपल होता है कि इनको जोड़ दो, न्यू नंबर बना दो। तो आप एक बात सोच के देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज का इतना छोटा और इतना कॉमन वर्ड, मतलब हेलो तो कोई बोलता नहीं है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को लोग हेलो बोल के और 100 लाइन बोलते हैं, हेलो माय नेम इज फलाना फलाना, मेरी गर्लफ्रेंड हमसे गुस्सा हो, बहुत सारा पैराग्राफ लिखते हैं ना। सिर्फ हेलो के लिए आपको इतना बड़ा नंबर चाहिए। तो इमेजिन करिए कि साला जब आप 100 वर्ड का उसको पैराग्राफ भेजेंगे तो कितना बड़ा नंबर उसको इनपुट में लेना पड़ेगा और उसको कितना बड़ा नंबर जनरेट करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। और एक प्रॉब्लम है, अब मान लीजिए आप 2 वर्ड लिख दिए, आप लिख दिए हेलो और चैट जीपीटी, हेलो चैट जीपीटी मैसेज लिख दिए। हेलो के लिए एक विशालकाय नंबर जनरेट हुआ, चैट जीपीटी के लिए विशालकाय नंबर जनरेट हुआ। अब उसको डिस्टिंग्विश भी करना पड़ेगा कि जो नंबर है ना ये वाला इनपुट का नंबर, मान लीजिए उसको इनपुट में कुछ ऐसा नंबर चला गया, मान लीजिए उसके इनपुट में कुछ ऐसा नंबर चला गया, मान लीजिए ऐसा करके चला गया, उसको डिस्टिंग्विश भी करना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो पार्ट है ना ये हेलो का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये चैट जीपीटी का पार्ट है। ऐसा करके 100 और तरीके का पार्ट है, उसको हर में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये आदमी बोलना क्या चाहता है। कुल मिला के ये बहुत ही बेकार और बहुत ही ओवरहेड वाला मेथड है। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि ये तो हो गया इंग्लिश का बात, लोग चैट जीपीटी को पूरा पूरा कोड फाइल दे देते हैं ना, 5000 लाइन का कोड फाइल आजकल लोग चैट जीपीटी को दे देते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर हर एक लेटर से आप नंबर बनाते तो कितना बड़ा इनपुट, कुछ नहीं चलता, या चैट जीपीटी चलता भी ना, अगर ये यूज होता असली में ना तो चैट जीपीटी चलता भी ना तो बहुत लिमिटेड चलता। आपको एक लिमिट लगा दिया जाता कि भाई आप एक बार में ना 4 वर्ड ही उसको बोल सकते हैं, 4 वर्ड से ज्यादा आप उसमें नहीं लिख सकते हैं, ये लिमिट लगा दिया जाता। एक दिन में आप ऐसा ऐसा 10 लाइन ही बोल सकते हैं, 10 लाइन से ज्यादा आप बोलेंगे तो उतना चैट जीपीटी का औकात नहीं है सॉल्व करने का, ये हो जाता। तो इसीलिए ये आइडिया तो गोलम गोल है कि भाई हर लेटर को तो वर्ड में नहीं बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बेकार बात है। ठीक है, आप और क्या कर सकते हैं आगे। अब दूसरा मेथड क्या आया ना, अब लोग बोले लेटर तो नहीं हो सकता है, वर्ड को नंबर बना देते हैं। तो लोग बोले कि हाँ बढ़िया आइडिया है। अब लोग बोले कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो इंग्लिश लैंग्वेज का मेन सोर्स आप समझ सकते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिकॉर्डेड ना 6 लाख वर्ड है, 1 2 3 कितना वर्ड है, 6 लाख इंग्लिश का वर्ड है ऑल इन टोटल, जिसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मीनिंग दिया हुआ है। तो लोग बोले कि 6 लाख उतना ज्यादा भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्या करते हैं, हर एक वर्ड को एक नंबर असाइन कर देते हैं, साला हर एक वर्ड को एक नंबर असाइन कर देते हैं। तो लोग बोले कि हाँ हेलो को मान लीजिए कि हेलो को बोले कि 1 है, द को बोल दिए कि 2 है, एप्पल को बोल दिए कि 3 है, एंड सो ऑन, ऐसा करके टोटल कितना 6 लाख वर्ड को 6 लाख नंबर असाइन कर दो। कोई यूजर जैसे ही कोई लिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि वर्ड बाय वर्ड देखेंगे, वर्ड कैसे पता चलेगा, स्पेस में, स्पेस में लिखते हैं ना लोग वर्ड, इंग्लिश कंटिन्यूअस तो लिख नहीं देते हैं, स्पेस करके लिखते हैं ना वर्ड। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हर वर्ड को निकाल लेंगे, हर वर्ड का नंबर देख लेंगे, उसको चैट जीपीटी को इनपुट दे देंगे, चैट जीपीटी जो भी आउटपुट जनरेट करेगा उसको वापस वर्ड में बना देंगे। तो लोग बोले कि हाँ ताली वाली बजाए कि हाँ ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, तो ब्रिलियंट आइडिया है। तो कुछ समय तक ये चला भी कि ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो आप लोग को शायद अभी नहीं समझ में आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आम लोग, मतलब ऑर्डिनरी लोग, मेरे आपके जैसे लोग ना,
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से बात नहीं करते हैं हम लोग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से हमेशा बात नहीं करते हैं, और हम लोग कभी कभी ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं ना जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रत्यूष। प्रत्यूष का क्या मतलब है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में? क्या आपको प्रत्यूष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलेगा? नहीं, हमको नहीं लगता है कि नहीं मिलेगा। तो अगर हम चैट जीपीटी को बोलें कि माई नेम इज प्रत्यूष, माई नेम इज प्रत्यूष, तो चैट जीपीटी माई समझ जाएगा क्योंकि माई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलेगा, नेम भी समझ जाएगा, इज भी समझ जाएगा। प्रत्यूष का मतलब नहीं है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो मतलब चैट जीपीटी प्रत्यूष का कैसे मतलब समझेगा? इसको क्या प्रत्यूष का मतलब क्या है? हमको आपको पता है ना, हम लोग जो बोलते बोलते चालते हैं, हम लोग को पता है कि प्रत्यूष का नाम नाम होता है, प्रत्यूष किसी का। चैट जीपीटी को कैसे पता चलेगा कि प्रत्यूष नाम है? तो ये कुछ और समझ लेगा। और अब लोग अलग अलग वर्ड इन्वेंट करते हैं। लोग, हम बोले ना कि आम लोग चैट जीपीटी के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से बात नहीं करते हैं। अब कोई बाल ने कोई गाली इन्वेंट कर दिया, कोई बोला कि साला ये तो वो है, ये चुतियम सल्फेट है। क्या है? चुतियम सल्फेट। अब ये बताइए कि साला चुतियम सल्फेट किस डिक्शनरी में मिलेगा आपको? चुतियम सल्फेट तो मतलब किस डिक्शनरी में दुनिया में आपको मिलेगा कि चुतियम सल्फेट का ये मतलब होता है? ये तो नहीं मिलेगा। लेकिन लोग लिखते हैं, लोग लिख देंगे कि दैट बॉय इज साला चुतियम सल्फेट है। अब बोलिए, और तरीके के लोग लिख सकते हैं। मतलब कोई मान लीजिए मेरे लेक्चर से पढ़ा और उसको इतना मजा आ गया कि वो चैट जीपीटी को बोला ना कि आज ना जी मेरा प्रत्यूषिफिकेशन हो गया। क्या हो गया? प्रत्यूषिफिकेशन हो गया। मतलब आप बोलना चाहते होंगे कि इतना बढ़िया पढ़ा है कि मतलब मेरा कुछ ऐसा हो गया। प्रत्यूषिफिकेशन का मतलब समझ रहे हैं ना कि एकदम रंग गए हम तो इनके रंग में, वैसा। अब प्रत्यूषिफिकेशन का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम अगेन आ गया ना कि भाई लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से नहीं बात करते हैं, लोग बात करते हैं जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में। हो सकता है कि उनके कुछ वर्ड नहीं हो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो आप क्या करेंगे? हर बार जब कोई आदमी नया नया वर्ड बोलेगा तो क्या उसको हर बार आप ऐड करते रहेंगे? मान लीजिए कोई कंपनी का नाम आ गया, जोमैटो। अब जोमैटो नहीं है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो क्या इसका ये मतलब है कि जब जब कोई जोमैटो यूज करेगा तब तब उसको जाके तुम ऐड कर दोगे क्या अपने डेटा सेट में? ऐसे तो फिर वही लेटर वाला प्रॉब्लम हो गया। अगर आप एक तरीके से देखें ना, तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो आप इंग्लिश में बना सकते हैं ना, चीजों को जोड़ जोड़ के, जिनका थोड़ा भी सेंस बने, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है। आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ के इंग्लिश का वर्ड बना सकते हैं। जस्ट इसको एक समझने के लिए आप इमेजिन करके देखिए कि आप कितने तरीके का इंग्लिश नाम सोच सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, आप कुछ भी सोच सकते हैं। दो वर्ड को मिला के आप नाम बना सकते हैं ना, बनाया जाता है ना भाई, दो वर्ड को मिला के नाम। मान लीजिए एक वर्ड है एलेक्स, एक वर्ड है फिन। कोई आदमी बोला कि हम इसको एक ही वर्ड में लिखेंगे, एलेक्स फिन लिखेंगे। ये लो, अब ये नहीं है डिक्शनरी में, चैट जीपीटी को नहीं आता है, तो क्या करेगा चैट जीपीटी? फंस जाएगा। ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल प्रॉपर बात है। तो अगेन वही प्रॉब्लम हो गई जो लेटर के साथ थी, कि लेटर को हम लोग इसलिए जाने दिए थे क्योंकि लेटर साला बहुत हो जाता है। आप एक 100 वर्ड का पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें 1 लाख लेटर हो जाएगा। वर्ड और नंबर में भी यही प्रॉब्लम हुआ कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आदमी कौन सा वर्ड यूज करेगा। लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं लिखते समय, कुछ बेकार वर्ड ही लिख देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे, APPLE की जगह APLE लिख देंगे। अब उसको क्या करोगे बताओ? तुम्हारे पास तो एप्पल स्टोर है, APLE का क्या करोगे? APLE में बहुत चीज हो सकता है। समझ में आ रही है बात की क्यों वर्ड को भी नंबर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लोग ही ऐसे हैं, लोग ऐसे बात करते हैं, ये डिजाइन चैलेंज है। तो ये बात भी समझ में आई कि वर्ड को भी नंबर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। चुतियम सल्फेट का कोई मतलब नहीं होता है कहीं भी, जस्ट एक मेड अप वर्ड है जो सेंस बनाता है। चुतियम सल्फेट किसी आदमी को बोलेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, मशीन को बोलेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो वर्ड का भी काम हो गया तमाम। अब जाके आया टोकन का बात। अब चलिए आगे आपको समझाते हैं कि टोकन क्या। अब जाके आया टोकन का कॉन्सेप्ट। तो टोकन का मतलब वही होता है जो आपको हम शुरू में बताए थे, कॉमन रीयूजेबल वर्ड्स। तो चैट जीपीटी क्या किया, या साइंटिस्ट जो चैट जीपीटी को बनाए थे या किसी भी एलएलएम को बनाते हैं, वो क्या करते हैं? मान लीजिए आप पूरे इंटरनेट को स्कैन करते हैं, पूरे इंटरनेट को स्कैन करते हैं। इंटरनेट पे हर एक इंग्लिश का वर्ड जो लिखा हुआ है, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, उसको स्कैन किया जाता है। उसमें से कॉमन वर्ड्स को पकड़ा जाता है। मान लीजिए, अब एक बात बताइए, द इंग्लिश का सबसे कॉमन वर्ड में से एक है ना। द हर हर सेंटेंस में आप बिना द के कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो चैट जीपीटी क्या सोचा, द विल बी ए टोकन। मतलब द का मतलब चैट जीपीटी समझेगा, या द को एक टोकन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इन भी एक कॉमन वर्ड है, इन को भी एक टोकन की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। वॉक एक कॉमन वर्ड है, वॉक को भी एक टोकन की तरह ट्रीट किया जाएगा।
टोकन का मतलब कि चैट जीपीटी को उसका मतलब मालूम है, इस वर्ड का मतलब मालूम है। प्रत्यूष, आप एक बात बताइए, पूरे इंटरनेट पे प्रत्यूष कितनी बार आ जाएगा? मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 500 बार आ जाएगा। पूरे इंटरनेट पे अगर आप खोजेंगे, खंगालेंगे कि प्रत्यूष कहां कहां लिखा हुआ है, मैक्सिमम आपको मिलेगा ना कि 500 से 1000 बार आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। तो चैट जीपीटी क्या करेगा? प्रत्यूष इज नॉट ए टोकन, प्रत्यूष इज नॉट ए सेपरेट टोकन, क्योंकि प्रत्यूष कॉमन वर्ड नहीं है, प्रत्यूष का मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए। और ये जस्ट वैसा है ना, जैसे एक बच्चा इंग्लिश सीखता है, जैसे एक बच्चा इंग्लिश सीखता है ना, तो बच्चा इंग्लिश कैसे सीखता है, बच्चा कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखता है? पहले वो सिंपल सिंपल वर्ड सीखता है। बच्चा सीखेगा प्ले, बच्चा समझेगा कि प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है। वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना। ईट, ईट का मतलब होता है चलना। ये 3 वर्ड बच्चा सीखेगा। अब बच्चे को क्या समझ में आएगा ना कि अगर हम इसके आगे आईएनजी लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा प्ले से प्लेइंग, मतलब अब खेलना। अगर हम वॉक के आगे भी आईएनजी लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब वॉक का मतलब चलो और वॉकिंग का मतलब हम चल रहे हैं। ईट के आगे अगर आईएनजी लगा दें तो ईट का मतलब खाना और ईटिंग का मतलब खा रहे हैं। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा प्लेइंग एज ए होल याद नहीं करता है, बच्चा समझता है अच्छा प्ले मतलब होता है खेलना, और उसको समझ में आता है कि अगर जनरली हम इसके आगे अगर आईएनजी लगा देंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम खेल रहे हैं। कोई भी बच्चा या आप और हम जब इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखे थे ना तो इसी तरीके से सीखे थे, आप लोग भूल गए होंगे लेकिन इसी तरीके से सीखे होंगे। आप तीनों वर्ड का सेपरेट मतलब याद नहीं किए थे, कॉमन वर्ड, जो कॉमन वर्ड है उसका याद कर लिए। आप सीख गए धीरे धीरे कि अच्छा इसके आगे अगर आईएनजी लगा दिया जाए तो इसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये बात जनरली हर चीज में एप्लीकेबल है। अगर आप बोलते हैं वॉच, क्या है वॉच? वॉच मतलब हो गया शायद देखना, इसके आगे अगर भी आईएनजी लगा दें तो आप देख रहे हैं। तो चैट जीपीटी भी सेम काम करेगा। चैट जीपीटी जब इंटरनेट पे या कहीं पे कोई वर्ड देखेगा ना, प्रोग्रामिंग, क्या देखेगा? प्रोग्रामिंग, तो इसको एक ऐसे स्टोर करेगा, ये सीख लेगा कि प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। प्रोग्राम का मतलब इसको समझ में आ जाएगा कि भैया प्रोग्राम का मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम, और इसके आगे MING लगा दो तो MING को ये सेपरेट टोकन के तौर पे ट्रीट करेगा। तो टोकन का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट पे चैट जीपीटी को लगेगा कि सबसे कॉमन वर्ड्स कौन से हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह सकते हैं इनको वर्ड्स के, उसका मतलब याद करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रत्यूष का बात करें, किसका बात करें? प्रत्यूष का बात करें, हो सकता है कि अब ये प्रत्यूष का इसको ओवरऑल मतलब नहीं पता है, लेकिन ये प्रत्यूष को ना तोड़ेगा। हो सकता है इसको प्र का मतलब पता हो, प्र का मतलब इसको कैसे पता चलेगा? हो सकता है बहुत सारा नाम देखा हो, प्रणय देखा होगा, प्रांजल देखा होगा, प्रज्ञा देखा होगा, और क्या देखा होगा? प्राचर देखा होगा, मतलब ये बहुत सारा नाम देखा होगा। उसमें से ना ये प्र पकड़ के लाया और प्र को एज ए कुछ करके स्टोर कर लिया। इसका इंटरनल एल्गोरिथम क्या होता है वो जब हम लोग टोकेनाइजिंग सीखेंगे तब जानेंगे। टीवाई, हो सकता है ये टीवाई कहीं पे देखा होगा, टीवाई कहीं पे भी देख सकता है, किसी भी एन नंबर ऑफ वर्ड्स में टीवाई देख सकता है। तो टीवाई जब ये देखेगा तो इसको बोलेगा कि ठीक है टीवाई एक अलग टोकन है। यूएसएच कहीं पे ये देखा होगा, बोलेगा यूएसएच एक अलग टोकन है। तो आपका एक वर्ड, आप अगर अपने प्रॉम्प्ट में एक वर्ड लिखेंगे ना तो चैट जीपीटी इसको 3 टोकन में तोड़ देगा समझने के लिए। लेकिन अगर आपको एक कॉमन वर्ड लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप लिख दिए बैंगलोर, क्या लिख दिए? बैंगलोर। हो सकता है बैंगलोर इज मच मोर कॉमनर देन प्रत्यूष, बैंगलोर इंटरनेट पे प्रत्यूष से बहुत गुना बार आएगा। हो सकता है कि ये बैंगलोर को एज इट इज समझ ले, बिना तोड़े हुए समझ ले। तो कभी भी लोग पढ़ा देते हैं मतलब, और टीचर्स की टोकन क्या होता है कि टोकन 4 लेटर एक टोकन, नहीं 4 लेटर एक टोकन नहीं होता है। अगर कोई बड़ा वर्ड भी है लेकिन वो बहुत कॉमन वर्ड है तो चैट जीपीटी उसको एज 1 टोकन समझ लेगा। एक और एरोप्लेन, क्या? एरोप्लेन, एरोप्लेन एक कॉमन वर्ड है तो हो सकता है कि चैट जीपीटी इसको एज इट इज समझ ले। लेकिन अब मान लीजिए आप लिख दिए चुतियम सल्फेट, अब चुतियम सल्फेट ये बेकार वर्ड है, ठीक है, आप लिख दिए प्रत्यूषिफिकेशन, क्या लिख दिए? प्रत्यूषिफिकेशन। अब इसको इस वर्ड का होल मतलब नहीं पता है तो इसको ये थोड़ा 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 करके तोड़ेगा और तोड़ के समझ में आएगा, जस्ट लाइक एक बच्चा समझता है। जब आप एक बच्चे को बोलते हैं ना कि बेटा
वॉकिंग का क्या मतलब होता है, तो बच्चा वॉकिंग का उसको मतलब नहीं पता होगा, लेकिन वो देखता है कि अच्छा वॉक का मतलब हमको पता है, वॉक का मतलब होता है चलना, और आईएनजी लगा हुआ है, मतलब आईएनजी होता है कर रहे हैं, तो बच्चा आपको बोलता है कि भैया इसका मतलब ना चल रहे हैं। एक बच्चा जिस तरीके से लैंग्वेज समझता है, या बच्चा जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स वर्ड को समझता है ना, उसी तरीके से चैट जीपीटी भी कॉम्प्लेक्स वर्ड को समझता है। क्या समझता है? आपके हर एक वर्ड को, आपके प्रॉम्प्ट के हर एक वर्ड को टोकेन्स में तोड़ा जाता है। किसमें तोड़ा जाता है? टोकेन्स में तोड़ा जाता है। टोकेन्स का क्या मतलब होता है? वर्ड का वो पार्ट, एक रीयूजेबल पार्ट जिसका मतलब चैट जीपीटी को पता हो, टोकन का वही मतलब होता है। और जब आपको आपका पैसा लगता है, आप सुने होंगे ना कि मेरे टोकन का बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया है, कोई भी एलएलएम या कोई भी चैट जीपीटी जैसा टूल आपको वर्ड से चार्ज नहीं करता है, वो आपको नंबर ऑफ टोकेन्स से चार्ज करता है। मतलब कि अगर कोई आदमी लिखा प्रत्यूष, कोई आदमी लिखा प्रत्यूष और ये 3 टोकन में टूट गया, तो आपको हो सकता है 3 रुपया देना पड़ेगा चैट जीपीटी को। लेकिन अगर कोई आदमी लिखा बैंगलोर और ये 1 टोकन ही रह गया, तो हो सकता है कि उस आदमी को 1 रुपए का ही दाम लगेगा। जबकि बैंगलोर इज ए बिगर वर्ड देन प्रत्यूष, प्रत्यूष में 8 लेटर है, बैंगलोर में 9 लेटर है, तब भी बैंगलोर वाले को कितना रुपया लगा? 1 रुपया, और प्रत्यूष लिखने वाले को 3 रुपया। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? टोकेनाइजिंग। एक वर्ड को छोटे 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 रीयूजेबल पार्ट, जिसका मतलब चैट जीपीटी को मालूम हो, जिसका मतलब वो समझता हो, उसमें तोड़ना, और तब जाके इस टोकन को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो पूरा खेल है ना, इसी को टोकन्स बोला जाता है। जो आप लोग सुनते रहते हैं ना कि साला टोकन है, टोकन है, टोकन है, टोकन, क्या मतलब होता है टोकन का? एग्जैक्टली ये मतलब होता है, टोकन वर्ड ही होता है, लेकिन सब पार्ट होता है वर्ड्स का जिसका मतलब चैट जीपीटी को पता हो पहले से। तो ये होता है टोकन। अब बात करते हैं टोकन के कोई कॉन्सेप्ट की। टोकन पढ़ना क्यों जरूरी है? समझ में आ गया कि टोकन क्या होता है, टोकन का मतलब क्या है। टोकन चाहिए चैट जीपीटी को क्योंकि वर्ड्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेटर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। टोकन वो डिसाइड कर लेगा कि भाई हो सकता है कि कोई चैट जीपीटी डिसाइड करे कि हम 1 करोड़ टोकन निकालेंगे इंटरनेट से, उसी 1 करोड़ टोकन पे हम ऑपरेट करेंगे। कोई हो सकता है कि डिसाइड करे कि हम सिर्फ 1 लाख टोकन निकालेंगे इंटरनेट से, उसी 1 लाख टोकन पे हम ऑपरेट करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, टोकन का यूज क्यों पड़ रहा है? क्यों यूज पड़ रहा है? क्योंकि जब आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जब आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, तो प्रॉम्प्ट किस में टूटेगा? टोकन में टूटेगा। मान लीजिए आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखे तो प्रॉम्प्ट टूटेगा टोकन में। मान लीजिए आपका जो भी प्रॉम्प्ट था, आपके प्रॉम्प्ट में कितना भी लेटर हो, कितना भी वर्ड हो, ये हो सकता है 100 टोकन में टूट गया, 100 अलग अलग टोकन में टूट गया। ठीक है, अब ये टोकन नंबर में कन्वर्ट होके गए चैट जीपीटी के पास। किसके पास गए? चैट जीपीटी के पास। ठीक है, चैट जीपीटी एक आंसर जनरेट करेगा, चैट जीपीटी एक आंसर जनरेट करेगा। ये आंसर अगेन टोकन्स में टूटेगा, ये आंसर अगेन टोकन्स में टूटेगा। हो सकता है चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स 200 टोकन का हो। आपका ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा? 100 प्लस 200, 300 टोकन। मतलब ये जो आप एक इंटरैक्शन किए ना चैट जीपीटी से, जिससे आप मैसेज भेजे और आपको रिस्पॉन्स आया, इन टोटल इसका कॉस्ट आपको कितना पड़ा? 300 टोकन। इसीलिए टोकन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में हैं, आप किसी कंपनी में हैं और आपको अगर आपका मैनेजर बोल रहा है ना कि भाई हमको ऐसा एआई एजेंट चाहिए, एआई एजेंट का ना तुम टोकन थोड़ा लिमिटेड रखो। टोकन लिमिटेड रखने का क्या मतलब होता है कि जो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है ना, मान लीजिए 200 टोकन का है, आपका मैनेजर आपको बोल सकता है कि नहीं, हमको ऐसा एजेंट चाहिए जिसका रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स अंडर 100 टोकन्स में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? अंडर 100 टोकन्स में होना चाहिए। तो ये बात कैसे डिसाइड होती है? ये आप एक वेरिएबल से कैलकुलेट करते हैं। किससे? एक वेरिएबल से कैलकुलेट करते हैं। आप चैट जीपीटी को बताते हैं कि भाई जो भी आंसर दे रहे हो ना, अंडर 100 टोकन्स देना। हो सकता है तुमको मन कर रहा हो कि हमको 500 टोकन का आंसर देना, नहीं चाहिए 500 टोकन का, क्योंकि ज्यादा पैसा लग जाएगा मेरी जेब से। अंडर 100 टोकन्स ही आंसर देना। अगर तुमको मन कर रहा है कि हम 100 लाइन का कोड देंगे और 100 लाइन में अगर 600 टोकन लग रहा है टोटल, नहीं चाहिए, हमको बस 100 टोकन तक का कोड दो। इससे क्या होगा कि आपका चैट जीपीटी आपको आंसर देना स्टार्ट करेगा और वो आंसर ना बीच में कट हो जाएगा। जैसे ही चैट जीपीटी गिनेगा ना कि अच्छा इसका 100 टोकन हो गया ना पूरा, कट कर दो। क्या कर दो? कट कर दो।
आपका मैनेजर आपको ये भी बोल सकता है कि हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं, ये भी अंडर 100 टोकन हो जाना चाहिए। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? आपको जब टोकन समझ में आएगा, टोकनाइजिंग समझ में आएगा, तभी तो आप ये सब चीजें समझ पाएंगे, नहीं तो आप कैसे समझ पाएंगे? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका होता है? टोकन्स का। और आप कैसे टोकन्स को, अब आपको ये भी लैपटॉप में दिखाएंगे कि आप जब प्रॉम्प्ट लिखते हैं और आपको रिस्पॉन्स आता है तो उसमें देखा कैसे जाता है। उसमें दो तरीके का टोकन्स देखा जाता है। एक होगा इनपुट टोकन्स, मतलब आपका जो प्रॉम्प्ट है वो कितने इनपुट में टूटा। एक होगा आउटपुट या तो कंप्लीशन टोकन्स, जो वहां से रिस्पॉन्स आया वो कितने टोकन में है, और इन दोनों को मिला के बनता है टोटल टोकन्स। फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इसको लिमिट कैसे किया जाता है एक वेरिएबल बदल के। तो चलिए लैपटॉप की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चीज समझ में आया होगा। आ जाइए कोड पे। देखिए एक वार्निंग हम पहले दे देते हैं। अभी हम लोग फोल्डर बनाएंगे डे 3 का, उसमें हम एक नया फाइल बनाएंगे यूवी वगैरह करने के बाद, token.py। अभी वीडियो का 8 मिनट ना उसमें एक एरर आ जाएगा, उसमें हम उसको डीबग कर रहे थे 8 मिनट पहला अभी उसका है, तो अगर आप लोग चाहें तो स्किप कर दीजिए। लेकिन आप जो पाइथन फाइल बनाएंगे वो token.py नहीं हो सकता है। token.py इज ए रिजर्व्ड नेम इन पाइथन। उसमें होगा क्या ना कि आपको वो .env का एरर आने लगेगा, उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरनली .env भी एक token.py यूज करता है। आप वो सेम नेम का फाइल नहीं बना सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास टाइम कम है, अभी 8 मिनट या 7 मिनट स्किप कर दीजिए। उसमें हम क्या करते हैं, फाइल को रीनेम कर देते हैं। बाकी प्रोसेस सेम है, यूवी इनिट किए, वीएनवी को एक्टिवेट किए, सब सेम है। लेकिन जो फाइल है कोड token.py के जगह टोकन के अलावा tokens.py यूज कर लीजिए। तो ये हम वीडियो में हम चाहते तो नहीं भी डाल सकते थे, इसका जरूरत नहीं था, लेकिन ये वीडियो को लंबा बनाने के लिए नहीं डाले हैं। आपको ये हम ये दिखाने के लिए डाले हैं ना कि हमको भी एरर आता है। आप लोग जो ट्यूटोरियल जनरली देखते हैं ना, वो एक परफेक्ट वर्जन होता है कि टीचर को तो कोई एरर आ ही नहीं रहा, टीचर तो स्मूथ स्मूथ चला रहा है, आपको एरर आ जाता है तो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, फिर आप लोग छोड़ देते हैं। हमको भी एरर आता है। देखिए इसमें 7-8 मिनट लग गया, लेकिन हम ये पार्ट डाल दिए दिखाने के लिए कि ठीक है भाई, एरर आता है, सबका एरर आता है, सॉल्व कर लीजिए ना। कॉपी पेस्ट कर चैट जीपीटी को दे दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें क्या होगा। समझ में आती है बात कि नहीं आती है? तो अभी देखिए, अभी हम यही सब करेंगे। uv add grok python.env करे, कोड का फाइल गलती से क्या बना दिए, token.py, क्योंकि हमको नहीं मालूम था। अब token.py चलेगा नहीं, token.py बोलेगा कि नहीं हमको .env नहीं मिल रहा है। हमको समझ में नहीं आया कि हमको .env क्यों नहीं मिल रहा है। तो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो अभी देखिए 8 मिनट ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम क्या करेंगे। देखिए हम क्या क्या करते हैं। मतलब हम बहुत चीज किए, डे 3 का फोल्डर डिलीट किए, फिर उसको बनाए, वीएनवी डीएक्टिवेट किए, फिर अंदर घुसे, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ जब तक कि हम फाइल का नाम बदल के उसको token.py नहीं कर दिए। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, और ऐसा एरर आए तो कभी उसमें घबराइएगा मत कि कि एरर आ गया, नहीं चल रहा है। कोई एरर नहीं ऐसा परमानेंट होता है, सब चलता है, ठीक है। तो देखिए डे 3 में क्या हुआ, हम सब करके देख लिए। डे 3 में वीएनवी भी कॉपी कर दिए, सब कर दिए, लेकिन .env नहीं चलेगा। तो देखिए अभी हम क्या बोल सकते हैं ज़्यादा, तो देखते हैं क्या होता है ना। तो देखते हैं अभी क्या हो रहा है डे 3 में। उसके बाद हम क्या किए थे, हाँ फिर से इंपोर्ट करने की कोशिश किए थे। देखिए token.py चलाए, नहीं चला, बोल रहा है कि सर्कुलर इंपोर्ट जब आया ना, तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि जो आप चीज यूज कर रहे हैं ना, उसके पास भी ऐसा फाइल है और आप भी ऐसा एक फाइल बना दिए सेम नेम का। तो पाइथन कंफ्यूज हो जाता है कि साला ये है क्या। तो पाइथन में जनरली ये दिक्कत होती है कि रिजर्व्ड नेम्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कि आप अगर delete.py बनाए तो delete.py भी एक इंटरनल फाइल होगा, आप उसका सेम नाम का फाइल बनाए, नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं जाके एरर में फंस जाएगा। तो फाइल नेम का भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखा कीजिए। कुछ भी और रख दीजिए, टोकन्स रख दीजिए, tok.py रख दीजिए, अपना नाम रख दीजिए, टोकन अंडरस्कोर अपना नाम रख दीजिए, वो सबसे सेफ होता है, क्योंकि आपके नाम का तो कोई फाइल होगा नहीं इंटरनली, तो वो सब रख दीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए क्या किए, फिर डीएक्टिवेट किए, फिर डिलीट किए, बहुत बहुत काम किए। अभी टोटल शायद अभी है और 5 मिनट तक ये सब काम किए। लास्ट में चैट जीपीटी से पूछना पड़ गया कि भाई क्या करें। तो अगर चैट जीपीटी से नहीं पूछना है तो आप वीएस कोड में भी आप लोग एक्सटेंशन रख सकते हैं। देखिए मेरे वीएस कोड में अगर आप लेफ्ट साइड में देखिएगा ना, तो आपको दिख रहा होगा क्लॉड का सिंबल, जेमिनाई का सिंबल, कोडेक्स का सिंबल। तो वो सब क्या है कि एक्सटेंशन है, आपके वीएस कोड में ही इंटीग्रेट हो जाता है। तो आपको बार बार कॉपी करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा जाके क्रोम पे। यहीं पे आप पूछ सकते हैं कि मेरा टर्मिनल देख के हमको बता दो, तो वो ज्यादा ईजी रहता है। वो हम अभी आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसका आपको आदत पड़ जाए, आप अपने से कुछ नहीं समझे, वो बार बार उसी से, फिर कोड भी उसी से लिखवा लिए, सब उसी से करवा लिए, तो फिर आप नहीं सीखेंगे उतना, है ना। वो हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे। लेकिन
एज यू गो अहेड, जब आपको एफिशिएंसी मेंटेन करना है तो आपको करना पड़ता है। किसी भी कंपनी में जब काम होता है ना तो आपके VS कोड में ही वो इंटीग्रेटेड होता है, आपको क्रोम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आती है बात? अभी देखिए हम क्या किए, इसको token.py को डिलीट कर दिए, फिर क्या किए थे, token.py डिलीट किए, उसके बाद हर एक फाइल देखे कि साला है क्या, पाइथन 2ml फाइल भी सही है, पाइथन फाइल भी सब सही है, तो नहीं समझ में आया क्या करना है ना। उसके बाद फिर चलाए, फिर नहीं चला, कुछ बहुत चूज नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या किए, उसके बाद देखिए DIR आप करेंगे तो आपको चीज़ें आपकी दिखेंगी। तो इसमें भी आपको मतलब दिख रहा होगा कि सब चीज़ें हैं, हमको लगा कि कुछ नहीं है। अगर आप UV पिप लिस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या इंपोर्ट है। तो आप इसमें देखिए लिस्ट में ग्रॉक भी है और python.env भी है, सब है, तो दोनों चीज़ें हैं, तब भी बोल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि token.py इज ए नॉन इलीगल फाइल नेम इन पाइथन, खास करके जब आप load.env को यूज कर रहे हैं, उसमें होता होगा token.py इंटरनली उसके अंदर में कोड में, ठीक है। अब क्या किए होंगे, अब हम शायद फिर इसको पढ़े, फिर सोचे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फिर देखे फाइल नेम तो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हमको ये डालने का मन था, हम सोचे थे कि इसको हम ट्रिम करके डाल देंगे, लेकिन आप लोग स्किप कर दीजिए वो, अब आप लोग समझ गए ना, अब इतना देखने की जरूरत नहीं है, स्किप कर दीजिए। लेकिन ये सब डालना ज़रूरी है क्योंकि ये आप लोग फंस जाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है खास करके ऑनलाइन ट्यूटोरियल में, क्योंकि जो वीडियो डाला जाता है वो परफेक्ट वर्जन ऑफ वीडियो डाला जाता है। मतलब अगर हमको ये एरर आता तो हम क्या करते हैं ना कि इसको सॉल्व कर लेते, समझ लेते, उसके बाद आपको बना के दिखा देते, हम आपको token.file बना के दिखा देते। आपको नहीं समझ में आता, ठीक है, तो आप हो सकता है tokens.file बना देते, फिर आपका नहीं चलता, तो आपको लगता है उसका चल गया, मेरा नहीं चला, सेम एग्जैक्ट स्टेप फॉलो किए, क्यों नहीं चला। तो बहुत ज़रूरी है ये सब दिखाना। थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है वीडियो, लेकिन ठीक है, वो मेरा एम नहीं है, हम यहाँ पे कोई डांस करने आते नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम फिर पूरा फोल्डर को रिमूव किए, फिर से VNV चलाए, तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं चलेगा जब तक फाइल नेम नहीं बदलेंगे, नहीं ही चलेगा, कुछ भी कर लीजिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, फिर ऐड करो, कुछ भी करते रहो भाई, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फाइल नेम ही गलत है, ठीक है। फिर शायद ये कुछ बनाएगा कोड python.token.py, ठीक है। फिर token.py फिर गलत फाइल बन गया, फिर hello llm.py का कोड कॉपी करके इसमें फिर पेस्ट किए, कुछ भी पेस्ट करिए, जब तक .env रहेगा तब तक नहीं चलेगा, तब तक कुछ भी कर ले नहीं चलेगा। इसके बाद जाके हमको समझ में आया कि अच्छा ठीक है, फाइल नेम ही साला गलत है, फाइल नेम को रीनेम कर लेना चाहिए, ठीक है। तो रीनेम आप कुछ भी कर सकते हैं, रीनेम आप कमांड से भी कर सकते हैं, रीनेम आप फाइल पर राइट क्लिक करके भी रीनेम किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें दोनों चीज़ें अलाउड है। यूजुअली लोग टर्मिनल से करते हैं, लेकिन हमको जनरली ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो हमको लिनक्स टर्मिनल का आदत है। अब लिनक्स का बहुत सारा कमांड विंडोज़ में नहीं चलता है, पावर शेल में अलग टाइप का कमांड चलता है। जैसे लिनक्स में बहुत अच्छा कमांड होता है RMRF मतलब रिकर्सिव रिमूव। अब इसमें आपको पूरा लिखना पड़ता है रिकर्सिव रिमूव, तो इसीलिए हम ज़्यादातर काम वही VS कोड से वो कर लेते हैं, माउस की बटन से, ठीक है। उसमें घबराने का कोई बात नहीं है। तो अब क्या होगा, 1 मिनट का और डिबगिंग बचा हुआ है, 7 मिनट हो गए हैं, डे 3 बन चुका है। उसके बाद देखिए सब पढ़िए, सब सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम लोग सेम मेथड फॉलो किए हैं ना, सेम स्टेप फॉलो किए हैं, UV init किए, UV VNV किए, सारा कुछ सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं। तो स्टेप पे हमारे मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक बात है। हाँ, जो लोग भी ये पूछ रहे थे, अब हम थोड़ा टाइम है तो एड्रेस कर देते हैं। जो लोग भी बोल रहे थे कि भाई आप वो मैक का कमांड भी दे दीजिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको जावा में भी करवा दीजिए, जावा स्क्रिप्ट में भी करवा दीजिए, देखिए वो पॉसिबल नहीं है। अब हम जो मैक का कमांड देंगे ना, हम अपने मैक में इसको नहीं चला सकते क्योंकि मेरा मैकबुक ऑफिस का है, तो हम भी आपको जो कमांड देंगे ना वो भी चैट जीपीटी से पूछ के ही देंगे। हम अपना विंडोज़ का कमांड चैट जीपीटी को देंगे, उससे पूछेंगे कि मैक का कमांड क्या है, वो हम आपको दे देंगे। तो आप हमको मिडिल मैन मत रखिए, आप डायरेक्ट पूछ लिए चैट जीपीटी से ना। ये सब डाउट 2020 में हो सकता था, हम लोग को ये डाउट होता था कि टीचर साला लिनक्स में पढ़ा रहा है, मेरे पास विंडोज़ लैपटॉप है तो मेरा कैसे चलेगा। आज की डेट में ये डाउट जेन्युइन डाउट है ही नहीं कि आपके पास अगर मैक है तो आप कैसे चलाएंगे। कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दीजिए, कमांड पे ध्यान मत दीजिए। हम बोले ना कमांड अलग अलग होता है, अलग अलग ओएस में, किसी में कमांड का नाम CMD होता है, किसी में CD होता है, किसी में कुछ होता है। कमांड याद करने की चीज़ नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद होता है लोगों को, समझ में आ रही है। तो अब हाँ, और एक बात है कि अब इसको जावा में भी करवा दीजिए, जावा स्क्रिप्ट में भी, तो उससे क्या होगा ना कि ये फिर हम बना नहीं पाएंगे वीडियोस। फिर जो एक वीडियो अभी 30 मिनट 40 मिनट का है ना, फिर वो एक वीडियो 3 घंटे का हो जाएगा। तो फिर 3 घंटे का वीडियो बनाना, फिर जावा में बनाना, फिर उसको जावा स्क्रिप्ट में बनाना, वो अभी बेटा पॉसिबल नहीं है। तो वो तो हम भी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, वो अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो अब देखिए शायद हम अब इसको रीनेम कर दिए, ठीक है। हाँ, अब शुरू करते हैं। अब देखिए,
अब हम आपको 3 तरीके का प्रॉम्प्ट दिखाएंगे। हेलो एलएलएम में एक प्रॉम्प्ट था, अब हम लोग 3 प्रॉम्प्ट एक ही साथ पास करेंगे। कैसे करेंगे? तीनों प्रॉम्प्ट लिख लीजिए, प्रॉम्प्ट 1, प्रॉम्प्ट 2, प्रॉम्प्ट 3। प्रॉम्प्ट लिखे थे ना कि डू यू नो पढ़ो विद प्रत्युष, उसी तरीके का 3 वेरिएबल बना लीजिए, प्रॉम्प्ट 1, प्रॉम्प्ट 2 और प्रॉम्प्ट 3। प्रॉम्प्ट 1 में हम सिंपल एक लिखेंगे क्या? हाई। प्रॉम्प्ट 2 में हम क्या लिखेंगे कि एक्सप्लेन टाइम ट्रैवल इन डिटेल। टाइम ट्रैवल इन डिटेल मतलब टाइम ट्रैवल को जरा डिटेल में एक्सप्लेन करो, ठीक बात है। प्रॉम्प्ट 3 में हम क्या लिखेंगे कि एक एस्से लिखो भाई, मशीन लर्निंग पे एक एस्से लिखो जो कि कितना 300 कैरेक्टर या 500 कैरेक्टर जो भी हम देना, 1000 वर्ड, अच्छा राइट है, 1000 वर्ड एस्से ऑन मशीन लर्निंग। तो 3 अलग अलग प्रॉम्प्ट है। पहला प्रॉम्प्ट, पहला आपका मैसेज क्या है? हाई। सिंपल प्रॉम्प्ट है, उसका मैसेज भी सिंपल आना चाहिए। हाई का क्या होता है? रिस्पॉन्स हाई होता है। टाइम ट्रैवल इन डिटेल, अब कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा मालूम नहीं। 1000 वर्ड का एस्से ऑन मशीन लर्निंग, ठीक है, तो कितना 1000 वर्ड का एस्से उसका रिस्पॉन्स आएगा। अब आपको कैसे पास करना है? फॉर प्रॉम्प्ट इन एक इसका लिस्ट बना लीजिए, जो तीनों प्रॉम्प्ट है ना इसको एक लिस्ट में डाल दीजिए। प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट 1, प्रॉम्प्ट 2, प्रॉम्प्ट 3। तो प्रॉम्प्ट्स क्या है? एक लिस्ट है, एरे ऑफ प्रॉम्प्ट्स हो गया। तो प्रॉम्प्ट्स में टोटल 3 प्रॉम्प्ट है। इस पे लूप करके जो काम नीचे किए थे वो लूप में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट्स बना लिए, उसके बाद इस पे लूप किए इस लिस्ट पे, फॉर प्रॉम्प्ट इन प्रॉम्प्ट्स। तो अब प्रॉम्प्ट वेरिएबल में एक एक प्रॉम्प्ट आएगा। अब जो आप नीचे काम किए थे ना, मैसेज बनाए, मैसेज में प्रॉम्प्ट दे दिए, फिर एक मैसेजेस का लिस्ट बनाए, वो सारा काम इस लूप में कर दीजिए। तो आपको क्या होगा कि जब आप हेलो एलएलएम में एक मैसेज भेज रहे थे, अब आप 3 मैसेज भेजेंगे बैक टू बैक। तो कभी भी आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स चलाने का मन है तो आप इस तरीके से चला सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, जनरल पाइथन सिंटैक्स है, ठीक है। पाइथन सिंटैक्स हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग वो डीएसए बेसिक्स का प्लेलिस्ट देख लिए हैं, ठीक बात है। अब नीचे वाले को कमेंट कर दीजिए, समझ में आ गई। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं। अभी तक कुछ प्रिंट नहीं हुआ है, कुछ टोकन का बात नहीं हुआ है, ठीक है। सिंपल 3 प्रॉम्प्ट भेज रहे हैं हम लोग ग्रॉक को, और देख रहे हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आता है। एरर इसमें नहीं आएगा। अब देखिए आपको हम दिखाएंगे कि टोकन प्रिंट कैसे किया जाता है। और जो हम आपको बताए थे ना कि 2 तरीके का टोकन होता है। एक टोकन जो आपका प्रॉम्प्ट टोकन में कन्वर्ट होगा और उसका रेस्पॉन्स टोकन में कन्वर्ट होगा। तो जो आपका प्रॉम्प्ट टोकन में कन्वर्ट होगा ना, उसको प्रॉम्प्ट टोकन्स बोला जाता है, और जो उसका रेस्पॉन्स को टोकन में कन्वर्ट करेगा उसको कंप्लीशन टोकन बोला जाता है। दोनों को जोड़ के क्या बनता है? टोटल टोकन्स। तो इसको प्रिंट करने के लिए आपका जो रेस्पॉन्स है उसमें यूसेज होता है, पहला दिन दिखाए थे। तो यूसेज इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट यूसेज। अब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे कि भाई प्रॉम्प्ट प्रिंट करेंगे, उसका प्रॉम्प्ट टोकन्स प्रिंट करेंगे, मतलब आपका प्रॉम्प्ट कितने टोकन्स में कन्वर्ट हुआ। फिर कंप्लीशन टोकन्स प्रिंट करेंगे, मतलब जो ग्रॉक का रिस्पॉन्स आया वो कितने टोकन का था। और टोटल टोकन्स प्रिंट करेंगे, मतलब कि दोनों को जोड़ के टोटल आपका कितना पैसा लगेगा आपकी जेब से एक प्रॉम्प्ट को चलाने में। तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे? देखिए, प्रॉम्प्ट प्रिंट कर दिए, उसके बाद कंप्लीशन टोकन्स कैसे? यूसेज डॉट कंप्लीशन टोकन्स प्रिंट कर लिए। इसके बाद इसके पहले प्रॉम्प्ट टोकन्स भी प्रिंट कर लेंगे। तो यूसेज डॉट प्रॉम्प्ट टोकन्स आप जब करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट टोकन्स भी प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए योर टोकन्स हम करके प्रिंट कर लिए। योर टोकन्स में क्या करेंगे? यूसेज डॉट प्रॉम्प्ट टोकन्स। आपका प्रॉम्प्ट कितने टोकन में कन्वर्ट होगा भाई साहब? ओके, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में क्या प्रिंट करेंगे? टोटल टोकन्स, मतलब इन दोनों का सम। टोटल प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए, कोई इसमें हार्ड नहीं है। लेकिन टोटल टोकन्स क्या होगा? प्रॉम्प्ट टोकन्स प्लस कंप्लीशन टोकन्स। आपका टोटल कितना खर्चा आएगा उसमें, उस प्रॉम्प्ट को चलाने में, मतलब आपकी जेब से कितने पैसे लगेंगे। अच्छा चल रहा है? ओके। अब इसको रन करके हम आपको दिखाते हैं क्या होगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगा। अब देखिए, सबसे पहला हाई 37 टोकन बन गया। अब आप बोलेंगे कि साला हाई 37 टोकन कैसे? आप तो बोले थे कि कॉमन वर्ड मतलब टोकन में कन्वर्ट होता है। नहीं, हर ग्रॉक का अलग अलग एल्गोरिदम होता है। हम आपको पता है वो जनरल कॉन्सेप्ट है, वो इंटरव्यू में समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन अब वो हाई के आगे कुछ स्पेस लगाएगा, उसके पीछे कुछ स्पेस लगाएगा, वो उसका इंटरनल एल्गोरिदम है। तो आपका एक हाई ना 37 टोकन बना। आपका एक्सप्लेन टाइम ट्रेवल इन डिटेल 41 टोकन्स बना। और आपका तीसरा प्रॉम्प्ट 45। अब लेकिन तीनों का कंप्लीशन टोकन्स देखिए। हाई का कंप्लीशन टोकन 23, क्योंकि हाई का रेस्पॉन्स कम आएगा। टाइम ट्रैवल इन डिटेल का टोकन्स 1009, क्योंकि आप बोले थे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो 1009। अब हम क्या किए ना कि इसको अंडर 100 वर्ड्स कर दिए। अब देखिए तीनों का कंप्लीशन टोकन्स, दूसरे वाले का कंप्लीशन टोकन हो गया 77, और 1000 वर्ड एस्से का कंप्लीशन टोकन हो गया 1320। तो आपको समझ में आता है कि कैसे टोकन कैलकुलेट होता है? इस तरीके से टोकन कैलकुलेट होता है, जितना लंबा। अब आपका मैनेजर बोला कि नहीं इसमें लिमिट करो। अब हम लोग ना रेस्पॉन्स में क्या पास कर दिए? मैक्स टोकन्स इज इक्वल टू 50। मैक्स टोकन इज इक्वल टू 50, मतलब उसका रेस्पॉन्स मैक्स टोकन उसका 50 होना चाहिए। और एक चीज हम लोग प्रिंट करेंगे, फिनिश रीजन। अब मान लीजिए फिनिश रीजन का क्या मतलब होता है
क्या उसका रिस्पॉन्स नेचुरली रुका है या तो आप उसको कट किए हैं। अगर वो नेचुरली रुका है ना तो फिनिश रीजन होगा स्टॉप। फिनिश रीजन क्या होगा? स्टॉप। अगर वो नेचुरली नहीं रुका है, अगर आप उसको बीच में काट दिए हैं तो उसका फिनिश रीजन कुछ और होगा। वो एग्जैक्टली वर्ड हमको याद नहीं है, अभी हमको दिखाते हैं, रुकिए देखिएगा क्या होगा। हाँ देखिए, फिनिश रीजन लेंथ, हाई का फिनिश रीजन है स्टॉप। हाई का रिस्पॉन्स नेचुरली अंडर 50 टोकन्स था, लेकिन इन दोनों का आप उसको कट कर दिए 50 टोकन में, लिमिट कर दिए। इनका फिनिश लेंथ देखिए क्या है, लेंथ है, मतलब आपके कारण उसका और रिस्पॉन्स था। अगर हम मैक्स टोकन को 500 कर देंगे, अब सेकंड प्रॉम्प्ट का देखिए, सेकंड प्रॉम्प्ट खत्म हो गया, उसको टाइम ट्रेवल इन डिटेल बोले थे लेकिन अंडर 100 बोले थे ना, हो गया। तीसरे वाले का अभी भी बोल रहा है कि फिनिश रीजन क्या है भैया, लेंथ है। अब मैक्स टोकन को 5000 कर दीजिए, तीनों नेचुरली रुकेगा। मतलब नेचुरली रुकने का मतलब है कि तीनों का फिनिश रीजन स्टॉप, मतलब कि एलएलएम को और कुछ नहीं देना था, वो जितना देना था वो दे चुका है, आपके कारण कुछ नहीं हुआ है। तो आज हम लोग बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, टोकन प्रिंट करना, मैक्स टोकन और फिनिश रीजन। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।